छोटे शेयर ऊंची छलांग के इस खास एपिसोड में आपका बहुत ही खास स्वागत है। नेक्स्ट स्टॉक है सर माइक इलेक्ट्रिक, 67 की खरीद है सर, इस पर भी सलाह दे दीजिए, क्या होल्ड करें, एवरेज करें या बिकवाली कर दें? देखिए, MICEL में फिलहाल 49.49 आते हुए दिख रहा है और 49.49 जब अगर टूटा तो फिर वीकनेस आएगी, नहीं तो यहीं से बाउंस बैक आ सकता है। बट एक बार के लिए पहले 49.54 आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है। ओके सर। नेक्स्ट स्टॉक है सर डॉक्टर प्रमोद सिंह गरे जी का सवाल है लॉयड मेटल्स पर। इनका सवाल है, पूछ रहे हैं सर, 1 साल की अवधि के लिए कैसा लग रहा है ये स्टॉक? लॉयड मेटल काम खत्म है इसका। बहुत एक आध साल में आपको बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। एक बाउंस बैक जरूर 1420 1450 तक मिल सकता है। उस जोन में दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। बाकी एक आध साल होल्ड करने लायक ये स्टॉक है नहीं, गुना जाना इसमें कुछ खास है नहीं। ओके। शुभजीत रॉय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका सवाल है विप्रो पर, आईटी स्टॉक 220 पर इन्होंने खरीद रखा है शेयर को और क्वांटिटी है 100 शेयर्स की, बोल रहे हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या शिफ्ट करके चले जाएं फिनोटेक्स केमिकल शेयर में एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर 3 to 5 years। देखिए, आईटी में ही रहना है तो बेटर है कि आप इंफोसिस और टीसीएस में चले जाइए, वो ऑल टाइम हाई बना देंगे। विप्रो वैसे भी हमेशा लैगार्ड रहा है, तो विप्रो तो मेरी लिस्ट में कभी भी नहीं रहा है। 235 टूटता है तो और मुंह के बल गिरेगा, तो बेटर है कि डिप्स पे इंफोसिस या टीसीएस आप एक्यूमुलेट कर लीजिए। फिनोटेक्स केमिकल लॉन्ग टर्म में हमको ठीक लग रहा है, बट दैट बीइंग सेड पूरा पैसा उसमें डाल देना कोई अकलमंदी नहीं होगी। तो बेटर है कि या तो दिवाली के जो 10 स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे उस शो को वापस देख के उन स्टॉक्स में थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके पैसा डाइवर्सिफाई करके डाल लीजिए, 2-3 साल के लिए छोड़ दीजिए। या फिर बेटर है कि अगर वो नहीं करना है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ज्यादा है, तो अगर आपको लार्ज कैप में स्टिक करना है तो फिर लार्ज कैप में स्टिक कीजिए। बट पूरा पैसा फिनोटेक्स में डाल देना नॉट अ गुड आइडिया। विप्रो से निकल जाना वेरी गुड आइडिया। जी जी। अब सर कुछ खबरें आ रही हैं कि पहले यस बैंक और उसके बाद आरबीएल बैंक और अब फेडरल बैंक में जो है विदेशी कंपनी जो है हिस्सेदारी खरीदेगी, इस तरह की भी बातें आ रही हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार का जो एजेंडा है सर, जो कहा जा रहा था कि हम अपने जो जितने भी जो सरकारी बैंक हैं उनको हम लोग ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर ले जाएंगे, ग्लोबल बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये जो जो ग्लोबल बैंक्स हैं जो इस तरह से भारतीय बैंकों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, और फिर उसके बाद स्टॉक्स पर चर्चा करें। देखिए, जहां जहां मैनेजमेंट खराब थी वहां पे नई मैनेजमेंट का आ जाना, वो देसी है ऐसे विदेशी, अच्छा ही है बैंक के लिए। आरबीएल बैंक में देखिए कितने लंबे समय बाद ब्रेकआउट आया है। सेम इज विद फेडरल बैंक, 46 वीक का कपनाइल पैटर्न ब्रेकआउट 217 पे आया था। करंट वीक में हमने वीक के स्टार्टिंग में भी इसको नोटिस कराया था। हालांकि मैंने बाय नहीं दिया, हमारी टीम ने जरूर दिया होगा, मैंने बाय नहीं दिया है। इस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 270 275 बनते हैं, बट मेरे को इस सेगमेंट में कैनरा बैंक हमेशा पसंद रहा है। 88 से 120 रुपए 126 रुपए आ गया है। तो अब मेरे को इस सेगमेंट में या तो मैं बैंक 20 ट्रेड करूंगा, सेकंड चॉइस मेरी एक्सिस बैंक रहेगी। एक्सिस बैंक की तेजी खत्म होने के बाद एचडीएफसी आईसीआईसीआई में से एक चलेगा और उसकी तेजी खत्म होने के बाद अगला स्टॉक चलेगा। तो मैं प्राइवेट 3 के साथ रहूंगा, या बेटर है मैं बैंक 20 के साथ रहूंगा कि कोई भी चले, बैंक 20 तो चल ही जाएगा। तो मेरा सरकारी बैंकों में और बाकी बैंकों में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना मेरा बैंक 20 में या बैंक निफ्टी में है। ओके सर, ओके। रिंटू सरकार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है जीएसडब्ल्यू इंफ्रा पर 315 के भाव पर इनके पास 561 शेयर्स हैं सर, और पूछ रहे हैं कि 2 महीने का व्यू है, प्लीज बताएं। 2 महीने में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा इज नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक। अगर आपने लिया है तो फिर गलत स्टॉक लिया है। बेटर है कि एग्जिट करके किसी ट्रेडिंग वाले काउंटर में चले जाएं, क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा तो 240 रुपए से मैं बोलते आ रहा हूँ कि दिस इज एसआईपी स्टॉक, जो 2-3 साल 4 साल आपको आराम से होल्ड करके चलना है। 2-3 महीने में तो कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा। जी। सर एक नेक्स्ट व्यूअर है हमारे साथ और इनका सवाल है श्रीराम फाइनेंस पर। आपने 720 के ऊपर 1000 के लिए बाई करने को कहा था, क्या यहाँ से बाई कर सकते हैं और कितना टाइम लगेगा टारगेट में सर? श्रीराम फाइनेंस में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ये धनतेरस पिक हमने दी थी कि 700, बल्कि ये 589 से हम बाय देते आ रहे हैं। और दूसरा छोटा का अपना पैटर्न था, 637 का ब्रेकआउट था जिसका टारगेट 717 था। तो जिसने भी 640 का ब्रेकआउट 637 का ब्रेकआउट लिया है, 717 का टारगेट लगाया है, उसकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो पहले वो प्रॉफिट बुकिंग आके एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए। उसके बाद अगर 720 का ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो दोबारा री एंटर कर लीजिएगा। 1000 रुपए आराम से चला जाएगा। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, एक आध साल समय देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है,
तो इस पूरे प्रोसेस का वेट करने की जगह थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर ट्रेडर है तो रन अवे ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करना चाहिए। ओके सर। अबिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। इनका सवाल है कि सर 6 मंथ का व्यू है, ताज जीवीके पर व्यू दे दीजिए और क्या इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं क्या, एंड ऑल्सो व्यू ऑन द एसएमएल इसूजू फॉर द फ्रेश एंट्री। तो पहले सर ताज जीवीके पर कमेंट कर दीजिए। तो ये ताज जीवीके मेरे को नहीं पसंद है, और अगर गलती से ये 400 390 की जोन तोड़ दिया, बड़ी तेजी से 240 रुपए आते हुए दिखेगा, तो ताज जीवीके तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हालांकि ईपीएस इस पे ठीक ठाक आ रहा है, रिजल्ट ठीक ठाक आ रहा है, बट समाउ प्राइजेस पहले ही रन अप कर चुका है। अगर आपको एक्यूमुलेट ही करना है, मतलब सस्ता स्टॉक होटल इंडस्ट्री में एक्यूमुलेट करना है, तो आप कीजिए जूनिपर होटल। आप जूनिपर एक्यूमुलेट 266 का लो स्वीप हुआ है, तो 266 के पास वापस सपोर्ट ले रहा है। 345, 372, 398 तक के टारगेट जा सकता है फॉर इन्वेस्टर। ट्रेडिंग बेट नहीं है, तो कृपया में जैसे पिछले वाले भाई साहब जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में इन्वेस्टिंग वाले काउंटर में ट्रेडिंग ढूंढ रहे थे, तो ये भी इन्वेस्टिंग वाला काउंटर है, इसमें ट्रेडिंग ना ढूंढे। ऊपर में 345, 372, 398 जा सकता है। दूसरा स्टॉक हमको इसमें पसंद है, अगर ट्रेड करना है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 218 के स्टॉप लॉस से आप आईटीसी होटल एक बार आजमा सकते हैं, क्योंकि 222 का लो स्वीप करके ऊपर चला है। तो होटल में काफी स्टॉक्स हमको पसंद है, बट ताज जीवी के उसमें बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके। अब सर आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे एफआईआईज और डीआईआईज की जो खरीदारी और बिकवाली के जो आंकड़े हैं उन पर आपका क्या कमेंट है। कुछ डेटा पहले मैं वो पढ़ दूं, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। जैसे देखिए कल की बात की जाए 23 अक्टूबर को जो है एफआईआईज ने कैश सेगमेंट में 1165 करोड़ रुपए के जो शेयर्स उन्होंने बेचे थे। वहीं अगर घरेलू इन्वेस्टर्स की बात की जाए यानी डीआईआईज की बात की जाए तो उन्होंने 3893-94 करोड़ के आसपास की जो है नेट खरीदारी की है। और अक्टूबर महीने में सर विदेशी निवेशकों ने अब तक 865.53 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। वहीं जो अगर डीआईआईज की बात की जाए तो उन्होंने 33,816 करोड़ की नेट खरीदारी की है। वही अगर सर पिछले महीने की भी अगर बात की जाए तो सितंबर महीने में भी अगर है विदेशी निवेशकों ने 35,000 करोड़ के जो शेयर्स बेचे थे। वहीं डीआईआईज ने इस दौरान जो है 65,000 करोड़ की जो है नेट खरीदारी की थी। इस पूरे पैटर्न को आपके चश्मे से अगर देखा जाए सर तो ये डेटा जो है क्या बतलाता है? देखिए, मैं डे टू डे डेटा बाइंग सेलिंग का रीड नहीं खाई। पहले पिछला सवाल रह गया था एसएमएल इसूजू पे। जी जी एसएमएल इसूजू पे हमने बार बार डिस्कस किया था कि एटीआर एक्सटेंशन पैनल लगभग 14 अगस्त से आने लगी हैं 4400 से, और स्टॉक फाइनली 4700 पे पीक आउट हुआ था। वहां से हमने पहला टारगेट डिस्कस किया था 3900, और 3900 टूटने पे 2300, तो 3900 टूट के आराम से स्टॉक 2300 की तरफ जा रहा है। फिलहाल एक आध बाउंस बैक दे सकता है 3100 रुपए तक, बट ओवरऑल 2315 रुपए 90 पैसे का टारगेट है, वो आते हुए दिखेगा। अब आए एफआईआई डेटा पे। मैं डेली बाइंग सेलिंग को इस तरीके से रीड नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें क्लियर पिक्चर नहीं मिलती है। मैं इंडेक्स के लेवल पे इंडेक्स के डेटा को रीड करता हूँ। एफआईआई का अभी भी 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है फ्यूचर्स में, और फ्यूचर प्लस ऑप्शन मिला के अगर नेट इंडेक्स पोजीशन देखें तो अभी भी 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ही है। तो अभी न्यूट्रल भी नहीं आया डेटा, तो ये पुल बैक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आ रहा है, इसमें मैं शॉर्ट की कोई भी गुंजाइश नहीं देखूंगा। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि एफ&ओ ट्रेडर्स को हमने पुट्स जरूर बाय दिए हैं, बट वो भी हम बहुत जल्दी से एग्जिट करा देते हैं, चाहे स्टॉप लॉस आए चाहे स्कैल्पिंग प्रॉफिट आए। तो मैं पर्सनली इस पुल बैक में किसी भी तरह के कोई शॉर्ट ट्रेड्स नहीं देख रहा हूँ। जैसे ही सपोर्ट जोन आके रिवर्सल बनेगा, मैं वापस से लॉन्ग प्ले करूंगा। जो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, जब बैंक निफ्टी 55,500 55,800 से लेके नीचे 54,400 आई थी, आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करूंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा। अभी 1,000 पॉइंट की डाउन मूव के बाद 4,000 पॉइंट की अप मूव आई है, तो इट इज ऑलवेज इजियर टू ट्रेड द ट्रेंड, और ट्रेंड है अभी ऊपर का। तो इस पुल बैक में मैं शॉर्ट नहीं देख रहा हूँ। सपोर्ट जोन में जब भी रिवर्सल बनेगा, मैं लॉन्ग साइड के ही ट्रेड्स देखूंगा। ओके सर। आशीष जी के सवाल पर आते हैं सर। इनका सवाल है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स पर 267 की खरीद है। पूछ रहे हैं सर कि एग्जिट कर लें या बने रहें, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, EIL में 242 का मेजर सपोर्ट अभी भी होल्ड हो रहा है, तो 238 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। जिस हिसाब से वॉल्यूम एकदम शांत हुए हैं, एवरेज का 20-25%, 30% ही वॉल्यूम हो रहा है, एकदम से या तो नीचे का डंडा खड़ा होता है या ऊपर का। मोस्ट लाइकली 242 प्रोटेक्ट हो रहा है, तो एक डेड कैट बाउंस जिसको हम कहते हैं, ऊपर का डंडा खड़ा होना चाहिए 260 से 274 के बीच का, बट 238 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ओके सर। सर कुछ ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है, मॉर्गन स्टैनली ने भारत फोर्ज पर जो है कुछ राय दी है
और इसका टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ाया है 1050 के आसपास का दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर भारत फोर्ज के शेयर्स पर? देखिए, मेरे लिए वॉच लिस्ट में कहीं से भी नहीं है। ये सरकारी कंपनियां पुल बैक 50% तक आना था, 1364 आके नीचे आके वापस ऊपर आ रहा है। मे भी चलने को चल सकता है 1496 तक, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टिसिपेशन में, क्योंकि 201 दिन में 48% करेक्ट हुआ था और ये केवल उसका पुल बैक है। हर ब्रेकआउट पे ओवरहेड सप्लाई कैचअप करेगी। मेरा इंटरेस्ट इन सरकारी कंपनियों में नहीं है। चल भी जाती है तो आई एम मोर देन हैप्पी टू मिस देम। मैं कहीं भी स्ट्रेंथ प्ले कर लूंगा। ओके सर, कोलगेट के नतीजे आए थे सर Q2 के। रेवेन्यू जो है 6.2% के आसपास डाउन हुआ था सर, और नेट प्रॉफिट भी है जो 17% गिरा है। एबिटा की बात की जाए तो 6%, उसमें भी जो है गिरावट आई है। उसके बाद जो है ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की एक रिपोर्ट भी आई है जिसको मैं देख रहा हूँ सर, और सिटी की रिपोर्ट है कि उसको बेच दिया जाए, सेल की रेटिंग है इन्होंने, और टारगेट प्राइस जो है वो 2100 रुपये के आसपास का दिया है। तो कोलगेट पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे सर? देखिए, कोलगेट 3515 पे जब क्लाइमेटिक मूव दे रहा था, और क्लाइमेटिक मतलब 3515 तोड़ा था इसने, तो क्लाइमेक्स बाइंग क्लाइमेक्स या क्लाइमेटिक मूव कंफर्म हुई थी अक्टूबर 2024 में। आज एक साल होने को आ गया। वहां से हमने डिस्कस किया था कि एक डेढ़ साल में अगर ये स्टॉक 3515 जो टूटा है, इसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का टारगेट है 1663, वहां तक आए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो अभी भी हम अपना वही टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। इधर उधर के बाउंस बैक आते हैं तो माल बेच के चलिए, धीरे धीरे करके 1663 रुपए आ सकता है। एक साल निकल गया है, शायद अगले 6 महीने में आप पकड़ लीजिए कि 1663 स्टॉक दिखा देगा। ओके, अब बाजार पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जिस तरह से अंशुल सर से बातचीत कर रहा था मैं कि 25,800 से नीचे जाता हुआ दिख रहा है बाजार, तो अब की जो तस्वीर है वो कुछ अलग है। 25,814 के आसपास कारोबार कर रहा है। अब मात्र जो गिरावट है वो 77 अंकों के आसपास की है। सर, इसी बीच सर आपसे समझना चाहेंगे कि जो इंडिया US ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत की बात कही जा रही है, कुछ ग्रीन सिग्नल सब मिलते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो वाणिज्य सचिव हैं राजेश अग्रवाल ने, उन्होंने US जाकर जो है प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, और जो है बातचीत जो है कहा जा रहा है कि अच्छी प्रगति पर है। तो क्या सर अब एक जो बड़ा फैक्टर है जो मार्केट को ऊपर साइड में जो पुश करता हुआ दिखेगा, वो इंडिया US ट्रेड डील होगा? देखिए, फूफा जी हैं, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद भी पलट जाते हैं, तो मेरे को कोई विश्वास नहीं है। अगले 4 साल ये स्टैंड अप कॉमेडी चलना है, इस चीज के लिए आप तैयार रहिए। डील हो जाएगी, अगले दिन फिर वो कुछ ना कुछ एक अपना तीर ले आएंगे, क्योंकि डील होने के बाद मार्केट अगर गैप अप खुला तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी होगी। फिर कुछ तीर ले आएंगे। जब दुनिया डील देख के बाई करना स्टार्ट करेगी तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, फिर कुछ एक तीर तलवार मार देंगे। तो ये चीज चलती रहेगी। तो अब इससे रिलेटेड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल बहुत खतरे में है। मैं बल्कि उल्टा रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेड डील से रिलेटेड जितने सेक्टर हैं इनसे अपनी दूरी बना लीजिए, क्योंकि एक अच्छी खबर पे ऊपर, एक खराब खबर पे नीचे, तो ये गैप अप गैप डाउन मैनेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, अनलेस आप सही साइड में पड़ रहे हैं कि आपने बेच दिया, अगले दिन गैप अप हो गया, आपने खरीदा, अगले दिन गैप अप हो गया, तब तो ठीक है। अगर आप सही साइड में बैठ जा रहे हैं, वो प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं, तब तो बहुत बढ़िया है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए टेक्सटाइल सेक्टर से इस समय दूर बैठा हूँ, जहां पे इनका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। मैं उस जगह पे जाके ट्रेड कर रहा हूँ, या इंडिविजुअल काउंटर्स में कहीं ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं तो मैं वहां ट्रेड कर रहा हूँ। अगर वहां पे थोड़ा ट्रेड डील की रिस्क है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। बट इसके इतर केवल ट्रेड डील से रिलेटेड स्टॉक्स मैं एकदम दूरी बना के रखूंगा। तो सर अंशुल सर, तो क्या श्रिम्प के जो सेक्टर हैं, IT सेक्टर है, और जैसा कि आपने कहा टेक्सटाइल, इनसे दूरी बनाए, और कौन कौन से सेक्टर है सर जिनको अवॉइड लिस्ट में रखना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मैं आईटी से तो दूरी नहीं बना के रखूंगा। शिप ओके। स्टॉक्स और ये जो आपने टेक्सटाइल डिस्कस किया, इनसे तो बिल्कुल दूरी बना के रखूंगा। बट आईटी वैल्यू प्ले हो चुका है। ओके। मैरी कॉम पिक्चर का डायलॉग भी है ना कि इतना मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, तो इतना ठोक दिया है कि अब वो आ गए हैं वैल्यू प्ले पे। तो यहाँ से नीचे जाने कुछ बचा नहीं। 3014 के नीचे तब भी हम बोल रहे थे कि टीसीएस आप मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर लीजिए। 1430 के आसपास इन्फोसिस हम बोल रहे थे मैक्सिमम एक्यूमुलेट कर लीजिए। अभी भी कोई बहुत बड़ी रनअप नहीं आ गई। अगर डिप मिलती है तो अभी भी आप एक डेढ़ साल के लिए अगर आईटी एक्यूमुलेट करके छोड़ देंगे तो आईटी में अच्छा पैसा बन जाएगा। ये अब थोड़ा सा ट्रेड डील से हट जाएगा, क्योंकि जितना इसको पीट सकते थे, जितनी खराब खबर दे सकते थे, सब दे लिए हैं। सब चीज फैक्टर इन हो गई है। एक भी अच्छी खबर, एक दो क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट, और ये स्टॉक अपना सेकुलर जो बुल रन है वापस से रिज्यूम कर लेंगे। ओके सर। अब सर नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। स्वर्ण कॉर्प है जो नेक्स्ट शेयर है आशीष जी का, वो खरीदे हुए हैं 516 रुपये के भाव पर। इस पर भी आपसे सलाह लेना चाह रहे हैं कि एग्जिट कर लें या बने रहें?
देखिए स्वान कॉर्प में अगेन कोई मोमेंटम नहीं है, लेकिन 412 437 का सपोर्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो जब तक 412 के नीचे ना क्लोज करे मैं एग्जिट की सलाह तो नहीं दूंगा। 412 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ओके सर। एक अच्छा सवाल आ रहा है सर, ओम प्रकाश मित्तल जी के द्वारा कहा जा रहा है इनसे कि सर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 1 लाख रुपए है, कौन कौन से शेयर में है जो अपने बास्केट में जो है ऐड कर सकता हूँ सर? देखिए 1 लाख रुपए में बहुत ज्यादा बास्केट बास्केट बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली वीकली या मंथली एसआईपी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में करके छोड़ दीजिए, या एसीसी में कर दीजिए, या एशियन पेंट्स में कर दीजिए। और स्ट्रेंथ प्ले करना है तो अल्ट्राटेक ग्रासिम में प्ले कर लीजिए। कुछ नहीं मिले तो रिलायंस में कर लीजिए। तो इन स्टॉक्स में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए और उसमें कंटिन्यूअसली पैसा पंप करना स्टार्ट कीजिए। 1 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आप उसको बास्केट बना के 4-5 स्टॉक्स या वो करें, कोई मतलब नहीं करता है 20-20 हजार का स्टॉक लेने को। कोई एक स्टॉक में ऑल इन जाने की कोशिश कीजिए। सारे वो काउंटर्स हैं जहां पे अगले 2-3 साल में बड़ा पैसा बनेगा। थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना है कि ब्याज का पैसा निकलता जाए और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाए, तो एमसीज में कर लीजिए, बट कोई एक स्टॉक सेलेक्ट कीजिए। ओके सर। नेक्स्ट सवाल है सर तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर। अभी हालांकि 477 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन व्यूअर का सवाल है कि सर टीआई 480 से फॉल हो गया है, क्या करूं? देखिए ब्रेकडाउन कल ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन लेवल के आसपास क्लोज किया था और आज ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट वीकली चार्ट पे 10 वीक मूविंग एवरेज और डेली चार्ट पे 10 और 20 डे मूविंग एवरेज का स्प्रेड प्रोटेक्ट हो रहा है। तो स्टॉप लॉस आपका 460 रुपए होना चाहिए। 481 के ऊपर जब दोबारा टिकेगा तो तेजी डेवलप कर सकता है। मैं 460 के नीचे ही एग्जिट करूंगा। ओके सर। नेक्स्ट स्टॉक है सर बजाज कॉर्प। इस पर भी सवाल है सर, पूछ रहे हैं क्या करने की सलाह होगी, कैसा लग रहा है चार्ट्स पर? बजाज बजाज कंज्यूमर होगा, बजाज पर इन्होंने कॉर्प लिख रखा है सर। हाँ ठीक है, आप कंज्यूमर बता दें। बजाज कंज्यूमर में तेजी है। बजाज कंज्यूमर यहाँ से प्रोबेबली अगर 260 का लेवल नहीं तोड़ता है तो ऊपर में आपको 290 तक का लेवल मिल सकता है, और 290 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 239 वीक्स का कपनाइडल पैटर्न बन रहा है, उसकी निकलाइन है, तो फिलहाल 290 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर और तेजी डेवलप करेगा। ओके सर। विकास झा जी के सवाल पर आते हैं सर। इनका सवाल है ओरियन प्रो पर। इस पर कोई व्यू है तो प्लीज़ काइंडली शेयर करें, ये सवाल पूछ रहे हैं सर। ट्रैक करते हैं सर ओरियन प्रो? तो ये मिल नहीं रहा सर, पूरी ओके, लीव इट सर। सर पूनम जी के सवाल पर आते हैं। पूनम जी का जो सवाल है हाईटेक पाइप पर पूछ रही हैं सर कि इस पर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, प्लीज़ बताइए, और काइंडली स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दीजिएगा। देखिए इसमें मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो इस पे मैं किसी तरह की कोई भी राय नहीं दे सकता। ओके सर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं सर। नेक्स्ट सवाल है आरईसी पर सर। एवरेज बाइंग प्राइस है जो हमारे व्यूवर हैं उनका आरईसी पर 121 का है और विशाल मेगा मार्ट पर 107 का। पूछ रहे हैं सर क्या अभी और ख़रीदना चाहिए या रुक जाएं? आरईसी 121 का लिया है तो अभी भी आप प्रॉफिट में जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए। विशाल मेगा मार्ट 107 में से। विशाल मेगा मार्ट होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस ले लीजिए 138 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर गया तो 10 रुपए, लेकिन अगर ये स्टॉक इसी तरह कंसोलिडेट करता रहा तो 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप कर चुका है, लेकिन वहां से मूव आया नहीं है, यानी 20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप करना बाकी है। वो कैचअप करने के बाद अगर तेजी बनती है तो करीब करीब 195-200 तक की बन सकती है। तो 138 रुपए के आसपास सपोर्ट है, 140-138, तो आप या 138 का या 135 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। ओके सर। सर सोनी कुमारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका सवाल है सर कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहिए, जब मुझे आईपीओ अलॉट हुआ था उस समय से मैं इसको होल्ड करके रख रही हूँ, क्या सलाह होगी सर? एग्जिट कर लेना चाहिए, मेरे को वीकनेस दिख रही है। ओके सर। नेक्स्ट सवाल है मिताली बर्मान जी का। इनका सवाल है डोनियर इंडस्ट्रीज़ पर। पूछ रहे हैं क्या व्यू है, ये दे दीजिए सर। 123 की बाई है, कब तक मेरा प्राइस आ जाएगा? अगर मतलब ट्रेड डील की वजह से कल 12% चला था, 1962% वॉल्यूम राइज है। 4-5 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो प्रोबेबली एक आध महीने में आपको मिल सकता है 117-118 का लेवल, बट बहुत ध्यान से न्यूज और न्यूज फ्लो को वॉच कीजिए। एक खराब खबर और वापस डाउन साइड 8-10% का गैप डाउन बहुत आराम से खुल देगा।
ओके सर। सर इनका दूसरा स्टॉक है एक्पी सोलर। ये कह रही हैं कि होल्डिंग पर व्यू दे दीजिए सर, होल्ड करें या बेच दें शेयर? होल्ड करना चाहिए। 263 295 की रेंज है और 295 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ये 37 वीक्स के आईपीओ बेस ब्रेकआउट का सेकंड ब्रेकआउट अटेम्प्ट होगा। तो 295 निकलने के बाद स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप हो सकती है। 263 आपका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके सर। नेक्स्ट सवाल है सर मुकेश तिवारी जी का। इनका सवाल है जिंदल 100 पर। पूछ रहे हैं सर कि 50 शेयर्स है मेरे पास और 215 के भाव पर मैंने खरीद रखा है, कुछ सुझाव दीजिए। 188 का लेवल टूट रहा है, एक आध हफ्ते वेट कर लीजिए। अगर 1 से 2 हफ्ते में वापस से 188 और बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 206 का लेवल रिक्लेम नहीं हुआ तो फिर स्टॉक से निकल जाइएगा। ये धीरे धीरे करके 88 रुपीज तक डाउन साइड आ सकता है। जी अंशुल सर, मार्केट को देखा जाए तो 25,850 की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है निफ्टी जो है। कोई अगर कॉल हो सर, कॉल या पुट या किसी साइड में, अगर निफ्टी फ्यूचर्स पर भी अगर आप कोई कॉल देना चाह रहे हो, अगर किसी को फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करना हो तो? नहीं सर, 10 डे मूविंग एवरेज से बहुत दूर है निफ्टी और बैंक निफ्टी। मैं अभी फिलहाल पुल बैक दे रहा हूँ और पुल बैक में मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं खोज रहा हूँ क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हो जाएगा। पुल बैक कंप्लीट होने के बाद जैसे ही बुलिश एविडेंस दिखेगा मैं लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करूंगा। ओके। अगर ट्रेड ही करना है आपको तो एक एडलवाइज हमने अभी अपने क्लाइंट्स को बाय दिया 119 रुपए में। एडलवाइज आप देख सकते हैं, ये डिलीवरी कर लिया है। 7-8% 8% की अपमूव आती हुई दिख रही है। और निफ्टी पे अभी कोई भी ट्रेड ना ले, आपकी ये सलाह है? मैं इंडेक्स पे अभी दूर रहूंगा। जब पुल बैक खत्म होके नई तेजी डेवलप होगी तब मैं भले ट्रेड कर लूंगा। उसके सामने अभी मेरे को अगर ट्रेड ही करना है तो ऐसा डॉक्टर ने पर्ची पर लिख के नहीं दिया है कि हमको इंडेक्स से ही पैसा कमाना है। एडलवाइज में 67 का कपना पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है। प्रीएम्प्टिव 119 पे हम लेके बैठे हैं। 121.80 का ब्रेकआउट अगर बनता है तो 10% का मूव मिलेगा। तो नॉट एडमेंट टू ट्रेड इंडेक्स। जब था 4000 पॉइंट का मूव तो हमने प्ले कर लिया, अब नहीं है तो शांति से बैठे हैं। जब नया मूव बनेगा तब प्ले करेंगे, बट अगेंस्ट द ट्रेंड तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा। ओके। एंड सेम व्यू है सर बैंक निफ्टी को भी लेकर? एग्जैक्टली, बैंक निफ्टी भी पहले सपोर्ट जोन को टेस्ट किया लेकिन होल्ड नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन 57,600 के पास है। वहां पे बुलिश एविडेंस मिलेगा तो ट्रेड करूंगा। वहां पे प्रीवियस ऑल टाइम हाई भी है और 10 डे मूविंग एवरेज भी है, तो मोस्ट लाइकली अगर तेजी आनी है तो वहीं से आएगी। ओके सर। धीरज कुमार जी के सवाल पर आते हैं सर। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है ये शेयर है उनके पास, पूछ रहे हैं कि कब एग्जिट करना है या कब फ्रेश बाई करना है या एवरेज करना है, ये भी बता दीजिए। और इनका जो खरीद है वो 1355 के आसपास का है सर। ठीक है, क्रेडिट एक्सेस में 1440 1436 का रेजिस्टेंस है। 1440 जैसे ही निकलेगा 1645-46 तक स्टॉक जा सकता है। अभी अंडर डेवलपमेंट है। 1440 जब टूटे तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। अगर वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया तो बाई देंगे। आज के सेशन में 391% वॉल्यूम राइज है 1.3 मिलियन का। तो ब्रेकआउट के आसपास अगर इतना ही बड़ा वॉल्यूम बना रहता है तो फिर जरूर हमारा इंटरेस्ट होगा, बट वो भी 1440 के ऊपर। ओके सर। सर नेक्स्ट हमारे व्यूअर हैं, उनका सवाल है बीएससी के शेयर पर। सर पूछ रहे हैं सर प्लीज़ इस पर भी अपना कमेंट दे दीजिए। देखिए, बीएससी 2385 के नीचे क्लोज करे तो वीकनेस है, नहीं तो 2738 जा सकता है। ओके सर। आशीष चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका सवाल है जीएसएफसी पर। 100 शेयर्स इनके पास, खरीद का भाव है 220। प्लीज सजेस्ट 3 मंथ व्यू, ऑल्सो सजेस्ट स्टॉप लॉस इफ एनी। स्टॉप लॉस भी बता दीजिए सर, और 3 महीने में कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है सर जीएसएफसी? देखिए, 190-91 का सपोर्ट है। 188 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चार्ट अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। कपनैन डेवलप कर रहा था, अब वो बीसीपी में कन्वर्ट हो रहा है। 192 दिन निकल चुके हैं। अगर 188 का स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो धीरे धीरे 212.50 आएगा और फिर 212.50 215 का अगर ब्रेकआउट लेता है तो फिर 260 तक भी जा सकता है। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है। फिलहाल प्रीएम्प्टिव करने जैसा कुछ नहीं है। 10 अबव 20 आएगा तो भले एक बार प्रीएम्प्टिव लॉन्ग्स नेकलाइन तक के लिए हम ट्राई कर सकते हैं 212 के लिए। ओके सर। फिर शयंतन दत्ता साहब के सवाल पर आते हैं सर। इनका सवाल है कि 2500 शेयर्स हैं ओरिएंट सीमेंट के 217 रुपये के भाव पर, और 3500 शेयर्स हैं ओरिएंट होटल के 135 रुपये के भाव पर। क्या सलाह होगी सर? देखिए, ओरिएंट होटल में एक बाउंस बैक दिख सकता है। मेजर स्विंग लो 125 है, लगभग उसको स्वीप करने की कोशिश है। 2-3 दिन देख लीजिए, अगर नेक्स्ट वीक में कहीं भी 125-26 क्रॉस होता है तो बाउंस बैक 146 तक जा सकता है। बाकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है नहीं काउंटर में। ओरिएंट सीमेंट में अगेन वही आर्बिट्राज वाला मूव प्ले हुआ, उसके बाद डंप हुआ स्टॉक। डंपिंग का लो था
22-23 प्रिसाइसली 221.17 रुपए। तो जब तक 221.17 नहीं क्रॉस हो रहा है तब तक तो स्टॉक में वीकनेस रह सकती है। हालांकि सेलिंग ड्राई अप हो चुकी है तो मेरे को बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है, बट लॉन्ग प्ले करना है तो कम से कम 222 रुपए तो निकलना चाहिए, उसके पहले लॉन्ग प्ले नहीं करना। सर शशि भूषण प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका सवाल है कि सर श्रीराम फाइनेंस में 715 का ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है, क्या अभी बाई कर सकते हैं? टारगेट 1000 मिल सकता है क्या? देखिए अभी डिस्कस हमने किया है कि ट्रेडर्स के लिए नहीं है, रनअवे ब्रेकआउट है, अवॉइड करना चाहिए। इन्वेस्टर हैं तो एसआईपी करके छोड़ दीजिए। ट्रेडर्स के लिए अभी राइट साइड डेवलपमेंट बाकी है, जब हो जाएगा तब करेंगे। ओके सर। मोहम्मद रफ़ीक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका सवाल है बोरो रिन्यूएबल पर सर 655 की खरीद है। आप पूछ रहे हैं सर व्हाट टू डू, प्लीज सजेस्ट। बोरो रिन्यूएबल में ब्रेकआउट आया है, 89 वीक्स का ब्रेकआउट आया है जो ऑलमोस्ट सस्टेन हो रहा है डेली चार्ट पे। हालांकि बहुत ज्यादा वोलेटाइल और बहुत अच्छा स्ट्रक्चर प्ले नहीं है, बट अगर ये सस्टेन होता है तो 710 पहला टारगेट रहेगा। 710 पे दोबारा सवाल पूछेगा। ओके सर। इनका नेक्स्ट स्टॉक है सर माइंडा कॉर्प, 602 की खरीद है। इस पर भी वही सवाल है सर, व्हाट टू डू, प्लीज सजेस्ट। सॉरी मैं स्टॉक का नाम नहीं सुना। मिंडा कॉर्प सर, MINDA, मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में तेजी है 587 के ऊपर। जिस दिन 587 590 के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगेगा स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप हो जाएगी। फिलहाल वीकली चार्ट पे रेक्टेंगल पैटर्न डेवलप कर रहा है। डेवलपमेंट में शायद और 4 हफ्ते लग सकते हैं, अभी 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप नहीं हुआ है। ओके सर। विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। इनका सवाल है भारत सीट पर। सर स्टॉक को आप स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं सर? 223 के आसपास की खरीद इनकी, एक महीने का व्यू पूछ रहे हैं। एनएससी में तो ज्यादा डेटा नहीं है, बीएससी में भारत सीट वीकली चार्ट पे अगर देखेंगे 397 वीक्स का कपनाडल ब्रेकआउट था 120 पे, वर्टिकली 240 आया है। अब यहाँ पे कम से कम 6-8 महीने कंसोलिडेशन होनी चाहिए, तब जाके नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव बनाएगा। हर तरह के लॉन्ग के लिए 188 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए।